हेलो बच्चों, तो कैसा हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट? अच्छा हुआ होगा या बुरा हुआ होगा? जैसा भी हुआ होगा टेंशन नहीं लेना है। ये पहला टेस्ट है तुम्हारा 12th क्लास का, तो जिसका अच्छा हुआ है बहुत अच्छी बात है, और जिनका कुछ थोड़ा बहुत खराब हो गया है, ठीक है, तो उसको टेंशन नहीं लेना है। अभी हमें उसी चैप्टर से रिलेटेड या उसके आगे वाले चैप्टर से रिलेटेड और ज्यादा एक्सरसाइजेस करेंगे हम, और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, तो जिससे क्या होगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर होंगे, फिर तुम क्वेश्चंस को और ज्यादा बना सकते हो। शायद तुम में से किसी ने जेई मेंस के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स की उनकी प्रैक्टिस नहीं की होगी, या किसी ने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं किए होंगे, एग्जामिनर के क्वेश्चंस नहीं किए होंगे, तो उनको करना जरूरी है, ठीक है। और जिनको जेई एडवांस के क्वेश्चंस करने हैं वो भी करने जरूरी है, ठीक है। जिनको भी प्रैक्टिस करनी है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, या उस लेवल के क्वेश्चंस को तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और जो भी तुम्हारे डाउट्स आते हैं उनको तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या अलग से जो ऑफिस के नंबर से उन पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। तो डाउट नहीं रखना है किसी भी टाइप का, सब पूछना है तुम्हें, ठीक है। और जो क्वेश्चन पेपर में अगर किसी कुछ डाउट है क्वेश्चंस में, तो उनको भी तुम पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर अलग से कोई ऑफिस के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो उसकी इमेजेस को, या पीडीएफ बनाकर जैसे भी तुम्हें सूटेबल लगता है वैसे तुम उसको सेंड कर सकते हो और पूछ सकते हो कि सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में या इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हमें डाउट है, ठीक है। तो उसके बाद हम चाहें अगर बहुत सारों के सेम डाउट होंगे तो एक अलग से डाउट क्लास भी हम लगा देंगे। जैसे बहुत सारों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में डाउट है तो उसकी अलग से हम क्लास लगा देंगे, मतलब वीडियो लेक्चर बना देंगे उसका। किसी को क्वेश्चन पेपर में अगर डाउट है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो उसका भी हम एक वीडियो लेक्चर बना देंगे, ठीक है। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब उसी का ही सेकंड पार्ट मान लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही, कैपेसिटेंस, ठीक है। यहाँ भी हम चार्ज को मूव नहीं करेंगे, स्टैटिक चार्ज के लिए ही पढ़ेंगे इसको मोस्टली, कैपेसिटेंस को। तो कैपेसिटेंस क्या है? तो कैपेसिटेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, कैपेसिटेंस है कोई भी कंडक्टर, यहाँ पे सिर्फ कंडक्टर की बात करेंगे, ध्यान रखना। कैपेसिटेंस की लिए किसकी बात करेंगे? सिर्फ कंडक्टर की। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है उसकी, क्या होती है? चार्ज स्टोर कर सकता है। जैसे मैं स्फेरिकल कंडक्टर लूं, कोई वायर लूं, कुछ प्लेट लूं, या कुछ भी लूं, तो उसको चार्ज देंगे तो चार्ज पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अलग अलग साइज का कंडक्टर है वो अलग अलग तरह से चार्ज को स्टोर कर सकता है नॉर्मल कंडीशन में। कोई साइज बड़ी होगी तो ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है, कोई साइज कम है तो कम चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो ये क्या है? ये कैपेसिटेंस क्या मेजर है? एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। कितना चार्ज स्टोर करेगा? ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा तो ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, कम चार्ज स्टोर करेगा तो कैपेसिटेंस कम होगा। इसको तो सिंपल से डेली लाइफ के एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे वाटर टैंक से रिलेटेड। जैसे वाटर टैंक की बात करो तो वाटर टैंक अलग अलग साइज के आते हैं, कोई 100 लीटर का आता है, कोई 500 लीटर का आता है, कोई 1000 लीटर का आता है, कोई 10,000 लीटर का आता है। तो सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है वाटर को स्टोर करने की, वो उनकी साइज पर, ठीक है। 100 लीटर का छोटा होगा, वही 1000 लीटर का बड़ा होगा। तो बड़ा वाला टैंक ज्यादा वाटर स्टोर कर सकता है, छोटा वाला टैंक कम वाटर स्टोर कर सकता है। ऐसे ही कंडक्टर के लिए, छोटा कंडक्टर है कम चार्ज स्टोर करेगा, बड़ा कंडक्टर है ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, ठीक है। और क्या होता है, जैसे जैसे मैं कंडक्टर को चार्ज देता जाता हूँ, देखो उसमें चार्ज आएगा। जैसे स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें, क्यू चार्ज है, रेडियस आर है, तो सरफेस पर पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होगा? के क्यू बाय आर। मतलब जो पोटेंशियल होता है V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। जितना ज्यादा चार्ज आएगा सरफेस पर, उतना ज्यादा इसकी सरफेस पर क्या होगा? पोटेंशियल होगा। सेम यहाँ पर जैसे जैसे मैं इसके अंदर पानी भरता जाऊंगा, इसका लेवल बढ़ता जाएगा। तो वाटर को तुम बोल सकते हो किसके इक्विवेलेंट? चार्ज के इक्विवेलेंट। वाटर को चार्ज के इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। जो लेवल ऑफ वाटर है उसको तुम बोल सकते हो पोटेंशियल के इक्विवेलेंट। तो जैसे जैसे इसके अंदर मैं पानी भरता जाऊंगा, लेवल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इसको चार्ज देता जाऊंगा, पोटेंशियल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इसको चार्ज दूं या नहीं दूं? जैसे मान लो ये 500 लीटर का टैंक है, ये क्या है? 500 लीटर का टैंक है, इसके पास इतना चार्ज है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा चार्ज है, लेवल पे थोड़ा सा है,
थोड़ा सा पानी डाला तो लेवल भी थोड़ा सा आया तो उसकी कैपेसिटी क्या रहेगी, कम हो जाएगी, नहीं होगी। एक बार हमने टैंक बना दिया एक फिक्स साइज का, तो उसकी कैपेसिटी फिक्स रहेगी कि भाई 500 लीटर की इसकी कैपेसिटी है, जिसमें मैक्सिमम इतना पानी आ सकता है, भले तो पानी भरो या मत भरो, कैपेसिटी उसकी उतनी ही रहेगी। ऐसे ही क्या है कंडक्टर के लिए भी, कंडक्टर को चार्ज दो या मत दो, थोड़ा सा चार्ज दो, बिल्कुल भी चार्ज नहीं दिया फिर भी इसका कैपेसिटेंस रहेगा, थोड़ा सा चार्ज दिया तब भी कैपेसिटेंस रहेगा उतना ही, चार्ज को बढ़ा दिया तब भी कैपेसिटेंस रहेगा। तो कैपेसिटेंस जो है किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस उसके चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज ज्यादा दो कम दो या मत दो, कैपेसिटेंस वही रहेगा। ना तो कैपेसिटेंस जो है चार्ज पे डिपेंड करता है, नहीं पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर के लिए हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी कंडक्टर के लिए बोल सकते हैं कि उसका जो कैपेसिटेंस है वो फिक्स है, मतलब एक बार हमने कंडक्टर बना दिया तो उसका कैपेसिटेंस ऑलमोस्ट फिक्स रहेगा, बाकी थोड़ा बहुत हम मीडियम को अगर चेंज करते हैं उसके आसपास के तो उससे वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, उसको बताएंगे कैसे होता है वो चेंज। तो देखो यहाँ पर V हम क्या बोल सकते हैं किसी भी कंडक्टर के लिए, तो पहले इसको हम लिख देते हैं कैपेसिटेंस है क्या, कैपेसिटेंस क्या कैपेसिटी है, मतलब कितना वो चार्ज स्टोर कर सकता है, सिंपल वही है। तो बोल सकते हैं इट इज, या फिर कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर is the measure of its ability to store charge, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है, फॉर एनी कंडक्टर मैं ऐसा बोल सकता हूं, फॉर एनी कंडक्टर उसका जो पोटेंशियल होगा V electric potential on its surface is directly proportional to its charge, उसका जो भी चार्ज होगा उसकी प्रोपोर्शनल होगा, V प्रोपोर्शनल टू Q, जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल आएगा। और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा देंगे हम, तो कांस्टेंट होगा यहाँ पर 1/c अपॉन में C। ठीक है, तो यहां से हम चाहे तो ऐसा लिख सकते Q इक्वल्स टू CV भी लिख सकते हैं। हियर C जो है इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, C को कैपेसिटेंस बोलेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। और C जो है Q और V पे डिपेंड नहीं करता, जितना Q को इंक्रीज करेंगे उतना ही V भी इंक्रीज होगा, तो C पे कोई इफेक्ट नहीं होगा Q और V की वैल्यू से। Q को डबल कर दिया V भी डबल हो जाएगा, Q को हाफ कर दिया V भी हाफ हो जाएगा, तो C पर Q और V का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसको कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं, ये डिपेंड नहीं करता Q और उस पर V पर। तो लिख देते हैं C does not depend on Q और V, Q और V पे डिपेंड नहीं करता, it depends on size, shape and medium around the conductor। ठीक है, इनको हम समझेंगे आगे, जैसे हम फॉर्मूला जब निकालेंगे तो अलग अलग साइज और शेप के लिए और उसके अराउंड मीडियम के लिए जो C का जो फॉर्मूला आएगा, कैपेसिटेंस जो निकलेगा कंडक्टर का, वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी लिख लेते हैं, एक्सप्लेन बाद में कर देंगे उसको, मतलब फॉर्मूला से समझ में आ जाएगा। तो C जो होता है Q और V पर डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है, साइज पर, उसकी जो भी कंडक्टर है, साइज और शेप, साइज और शेप जो वो कंडक्टर का होगा, इसका वो बना हुआ है, और उसके आसपास मीडियम पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल C। अब देखो C का जो सिंपल फॉर्मूला है हमारा, क्या लिखा है हमने, C इक्वल्स टू Q बाय V। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल ये भी स्केलर है, मतलब कैपेसिटेंस भी क्या होगा, स्केलर होगा, तो इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती, ये सिंपल कैपेसिटी है, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है।
ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी है और उसका एसआई यूनिट बता सकते हैं। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, ये होती है 1 फैरेड। ठीक है, ये होता है 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। मतलब किसी कोई भी कंडक्टर है, उसको चार्ज दिया 1 कूलम, उसको पोटेंशियल आया 1 वोल्ट, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, 1 फैरेड होगा। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, एफ की तरह, एफ से नोट कर देते हैं। ठीक है, बट फैरेड जो क्वांटिटी है बहुत बड़ी है, मतलब बहुत बड़ी, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इतनी बड़ी साइज का हम कंडक्टर नहीं बना सकते कि इसको 1 कूलम चार्ज दें और उसको पोटेंशियल 1 वोल्ट आ जाए। और इतना सारा चार्ज दे रहे और सिर्फ पोटेंशियल इतना सा आया। ठीक है, तो ये कैपेसिटी, इतना बड़ा कंडक्टर हम नहीं बना सकते। तो 1 फैरेड नॉर्मली नहीं होता। नॉर्मली हम जो कैपेसिटेंस मेजर करेंगे वो या तो माइक्रो फैरेड में होगा, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, या नैनो फैरेड में होगा 10⁻⁹, या फिर पीको फैरेड में होगा 10⁻⁻²। तो ये वाला ज्यादा मिलेंगे तुम्हें, 10⁻⁻12 फैरेड वाला या -9 फैरेड वाला, ये भी थोड़ा बड़ा साइज हो जाता है। ठीक है, ये तो मिलेगा ही नहीं फैरेड वाला, तो ये बहुत बड़ी यूनिट है। तो फैरेड इसकी ऐसा यूनिट है 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा ये। इसका चाहो तो तुम डायमेंशन में निकाल सकते हो। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला तुम्हें सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा इसका, कैपेसिटेंस, ये तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। ये होमवर्क के दोबारा छोटा सा सिंपल है, निकालना फॉर्मूला से निकल जाएगा। C = Q/V। चार्ज का तुम्हें पता है, पोटेंशियल का नहीं पता, तो पोटेंशियल होता है V = W/Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन का तो पता होगा, डायमेंशन फॉर्मूला, चार्ज का पुट करेंगे C का आ जाएगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना है क्या आएगा। तो ये हमारा सिंपल डेफिनेशन होगी, इसकी एसआई यूनिट होगी। अब देखो हम सबसे सिंपलेस्ट एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। बहुत सिंपल है, कैसे, एक कंडक्टर ले लो स्फेरिकल, ठीक है, एक स्फीयर ले लिया हमने, कंडक्टिंग स्फीयर, उसकी रेडियस ले ली r उसकी रेडियस है। अब इसको चार्ज देते हैं, तो चार्ज देंगे इसको, तो इसकी सरफेस पर क्या आएगा, पोटेंशियल आएगा। Q चार्ज दिया, तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर क्या हो जाएगा, V = KQ/R। यही होता है सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला। और या फिर K को लिख देंगे हम 4πε0r। तो ये V का फॉर्मूला हो गया ना। C = क्या होता है हमारा, Q/V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ये C का फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का। तो चार्ज Q और पोटेंशियल का ये वैल्यू है Q/4πε0r। तो C का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, 4πε0r। तो ये सिंपल C का फॉर्मूला हो गया। C = 4πε0r। देखो किस पर डिपेंड कर रहा है, 4π तो कांस्टेंट है, तो ये तो हो गया। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस मतलब इसके आसपास जो मीडियम है वो वैक्यूम लिया है मैंने, यहाँ से यहाँ तक पूरा वैक्यूम है, तो वैक्यूम के लिए आ जाएगा ये। और r इसकी रेडियस, तो किस पर डिपेंड कर रहा है, सिंपल रेडियस पर और इसके अराउंड मीडियम पर। अब वैक्यूम लिया है तो सिर्फ रेडियस पर डिपेंड करेगा। तो ज्यादा रेडियस है स्फेरिकल कंडक्टर की, r की वैल्यू ज्यादा होगी तो कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा। मतलब जितना बड़ा साइज का स्फीयर होगा उतना ज्यादा उसका कैपेसिटेंस आता जाएगा। और इसके अराउंड अगर मैं वैक्यूम की जगह जैसे कोई मीडियम डाल दिया, ठीक है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो जैसे मान लो यहाँ पर आसपास हमने कोई ऑयल डाल दिया या फिर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया, कुछ भी और दूसरा मीडियम ले लिया, तो उससे क्या होगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी, इसकी वैल्यू चेंज होगी, तो सी की वैल्यू भी चेंज होगी। तो इसको भी कहते हैं
if there is a medium around the conductor, then C dash will be, C dash इक्वल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन r। ठीक है, ये वैक्यूम के लिए परमिटिविटी और ये मीडियम की परमिटिविटी है। तो मीडियम होगा इसके अराउंड, तो मीडियम आ जाएगा। और इसको लिख सकता हूं मैं C डैश इक्वल टू 4 पाई, इसको एप्सिलॉन इनटू k इनटू r। k यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। k क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये पहले भी बता चुके हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसको आगे हम एक पोर्शन पढ़ेंगे कैपेसिटेंस से रिलेटेड, और उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ये एक्चुअल में आ कहां से रहा है, क्यों आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ये इसको लिख देंगे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो k को मैं आगे लिख दूंगा। तो देखो C डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की वैल्यू किसके इक्वल है, c के इक्वल। तो C डैश इक्वल्स टू c, और k जो होता है हमेशा 1 से ज्यादा होता है, सिंस k इज ग्रेटर देन 1। 1 होती है k की वैल्यू 1 होती है किसके लिए, वैक्यूम के लिए। अगर यहाँ वैक्यूम है तो 1 होगा, और वैक्यूम की जगह कुछ भी आ गया, जैसे एयर आ गई, वाटर आ गया, ऑयल आ गया, कोई भी। ठीक है, तो k का वैल्यू हमेशा इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो C डैश ज्यादा होगा इससे, C से। तो वैक्यूम है अराउंड तो C है, तो मीडियम आ गया तो C डैश। तो मीडियम के केस में यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमेशा ज्यादा मिलेगी, क्या कैपेसिटी ज्यादा मिलेगी। तो मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इस तरह से मीडियम पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर रेडियस मतलब साइज पे डिपेंड कर रहा है, और ये पर्टिकुलर हमने किसके लिए निकाला है, स्फीयर के लिए निकाला है। तो स्फीयर के लिए अलग फॉर्मूला बनाएंगे। तो शेप पे भी डिपेंड कर रहा है, स्फीयर के लिए अलग बनेगा, कोई अलग शेप होगी, सिलेंडर उसके लिए अलग बनेगा। ठीक है, कोई प्लेट होगी तो उसके लिए अलग बनेगा। तो उन सबको निकालेंगे हम। तो अभी तो सिर्फ स्फेरिकल कंडक्टर के लिए अब चाहे तो अर्थ की कैपेसिटी निकाल सकते हैं इससे, इसी फॉर्मूला से। अर्थ को हम क्या मानते हैं, कंडक्टर मानते हैं। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर। तो लिख लेते सेंस अर्थ इज अ स्फेरिकल कंडक्टर so its capacitance, उसे कैपेसिटेंस बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, C इक्वल्स टू, हम आसपास वैक्यूम कंसीडर करके निकाल रहे हैं। ठीक है, अर्थ के आसपास वैक्यूम कंसीडर करके निकाल रहे हैं, और कोई मीडियम नहीं है। तो C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू निकलेगी, जो भी निकलेगी, क्योंकि इसमें हम कंडीशंस आइडियल ले रहे हैं। तो निकाल लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की वैल्यू। तो ये हमें पता है k इक्वल्स टू, मतलब k जो ये वाला k है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा, ध्यान देना। ये k मतलब ये कांस्टेंट है सिंपल, जो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया था, उसकी वैल्यू ये, और ये कितना होता है 9 × 10⁻⁹। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसको उल्टा कर देंगे। और रेडियस ऑफ अर्थ तो पता है हमें क्या होती है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 10⁻3 10⁻9, तो 10⁻9 ऊपर जाएगा, 3 यहाँ पर है, तो क्या बचेगा -6, 3 - 6, और इधर हो जाएगा 6400 डिवाइड बाई 9। तो 6400 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 711 के आसपास आएगा, या फिर इसको लिख देंगे 711 माइक्रोफैरड। अब देखो अर्थ की साइज कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी अर्थ की साइज, उसका कैपेसिटेंस इसमें आ रहा है माइक्रोफैरड में आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ डेसिमल लगा दें तो मिली फैरड में हो जाएगा, मतलब अप्रॉक्स हम चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मिली फैरड के आसपास। तो इतना बड़ा अर्थ है, उसकी भी कैपेसिटेंस क्या आ रही है, फैरड में नहीं आ रही, माइक्रो या मिली में आ रही है। ठीक है, तो मतलब 1 फैरड तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस किसका, अर्थ का। तो ये बोल सकते हैं, तो अर्थ की साइज क्या है, बहुत बड़ी साइज है, उसका कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। थोड़ा बहुत उसको अगर चार्ज देते हैं हम, जैसे हम अर्थिंग की जब बात करते हैं, तो अर्थिंग में क्या बोलते हैं कि किसी को कनेक्ट किया हमने, जैसे छोटे से स्फीयर को कनेक्ट किया, इससे अर्थ से,
छोटे से स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा तब तक जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो होता है या फिर थोड़ा बहुत चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो होता है। अब अर्थ को क्या मिल रहा है, थोड़ा सा चार्ज मिल रहा है। जब अर्थ को थोड़ा सा चार्ज मिलेगा तो जो पोटेंशियल है V इक्वल्स टू क्यू बाई सी, क्यू की वैल्यू बहुत कम है, क्यू की वैल्यू बहुत कम है, थोड़ा सा चार्ज मिल रहा है बिल्कुल। जैसे हमने क्या किया, एक बहुत बड़े टैंक में एक बूंद पानी डाल दिया, तो एक बूंद पानी डालने से उसका जो लेवल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 500 लीटर का टैंक है या 100 लीटर का टैंक ले लेते हैं, उसमें एक गिलास पानी डाल दो तो यहाँ पर वही कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा टैंक है, इस बहुत बड़े टैंक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक गिलास पानी डाल रहे हैं बस। एक गिलास पानी डालने से उसके लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ थोड़ा बहुत अगर चार्ज देंगे, थोड़ा बहुत चार्ज देंगे इसको, तो इसके पोटेंशियल पे, अर्थ के पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं आता, अर्थ के पोटेंशियल पे चेंज नहीं होता। और इसकी कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है, सी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो V क्या होता है, बहुत कम होता है। तो अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो बहुत ही कम होता है, तो उसको अप्रोक्स क्या मान लेते हैं हम, जीरो। अर्थ के पोटेंशियल को क्या मान लेते हैं, जीरो होता नहीं है पोटेंशियल, पर उसको क्या करते हैं, वैल्यू बहुत कम होती है तो अप्रोक्स क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो अर्थ का पोटेंशियल हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। और किसी भी कंडक्टर को जब अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसका पोटेंशियल भी किसके इक्वल हो जाता है, अर्थ के इक्वल। तो ये अर्थिंग है। तो अर्थिंग में क्या बताते हैं हम, किसी भी कंडक्टर को अर्थिंग करेंगे या अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो उसका पोटेंशियल क्या रहता है, जो अर्थ का पोटेंशियल है। क्यों, क्योंकि अर्थ की साइज बहुत बड़ी है, इसका कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, और अर्थ का पोटेंशियल बहुत ही कम होगा तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल बहुत कम, या अप्रॉक्स उसको क्या कंसीडर कर लेंगे, जीरो। तो इसलिए अर्थिंग में हम पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, किसी भी कंडक्टर का जब अर्थिंग करेंगे तो जीरो हो जाता है पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि अर्थ की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो इसका रीजन हम यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये अर्थ का पोटेंशियल हो गया। तो ये हम स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन r। शेप पे डिपेंड कर रहा है, साइज पे डिपेंड कर रहा है, और उसके सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट हम निकालते हैं एनर्जी स्टोर इन कंडक्टर। एनर्जी, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर। अब देखो कोई भी कंडक्टर है, किसी भी शेप का ले लो, साइज का ले लो, स्फेरिकल ले लो, कुछ भी ले लो, रैंडम, ठीक। इसको क्या देंगे हम, चार्ज देंगे। चार्ज देंगे तो क्या आएगा, इसमें पोटेंशियल आएगा। उस पोटेंशियल को क्या लिख देंगे, V इक्वल्स टू क्यू बाय सी। सी उसका क्या है, कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। अब देखो C तो कांस्टेंट रहेगा, जैसे जैसे चार्ज को इंक्रीज करता जाऊंगा V इंक्रीज होता जाएगा, C पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। C की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इसके लिए। अगर स्फेरिकल होता तो C को 4 पाई एप्सिलॉन r लिख देते। ये कोई भी रैंडम शेप ली है तो उसके लिए C का फॉर्मूला भी हमारे पास नहीं है, ठीक है, बाद में भी नहीं मिलेगा इसका, ये कोई इसके लिए हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर V इक्वल्स टू क्यू बाई सी। तो इतना इसका पोटेंशियल है। अब हम क्या कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब एक छोटा सा चार्ज है dq चार्ज, बहुत ही कम चार्ज, इसको इन्फिनिटी से लाकर इसकी सरफेस पे ला रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका चार्ज इंक्रीज करता जा रहा हूँ। तो dq को क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ लाऊंगा, इस पे रखे रखूंगा, इसका चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। अब देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और जिसको ला रहा हूँ वो भी पॉजिटिव है, तो ये अपने आप तो आएगा नहीं, ये चार्ज यहाँ पर अपने आप तो आएगा नहीं, तो मुझे लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा मतलब मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। और जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब भी हम वर्क करते हैं तो वर्क किसमें स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके अगेंस्ट में लेके आ रहा हूँ इसको, तो जो मेरा वर्क डन होगा वो वर्क डन किसमें स्टोर होगा, एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एनर्जी निकाल सकता हूँ। तो पहले लिख देते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग dq charge on surface of conductor क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू dw इक्वल्स टू q इंटू v। तो q का वैल्यू तो pq है इंटू v, या dw को ऐसे लिख देंगे हम v dq
और V का वैल्यू क्या है Q बाई सी, कितना पोटेंशियल है इस पर। तो ये आ गया हमारा वर्क डन dq चार्ज को लाने में। ऐसे धीरे धीरे चार्ज को बढ़ाते जा रहे तो टोटल सपोज Q चार्ज स्टोर करना है पूरा इसके ऊपर, तो उसमें कितना वर्क डन होगा। तो टोटल वर्क डन इन स्टोरिंग चार्ज Q on the surface of conductor, कंडक्टर की सरफेस पर टोटल इतना चार्ज स्टोर करने में कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन निकालेंगे टोटल, तो क्या कर देंगे इसको इंटीग्रेट कर दो, Q बाई सी डी क्यू, पहले जीरो था चार्ज और टोटल Q चार्ज लाना है हमें। तो C कांस्टेंट है, C चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, कंडक्टर के लिए C क्या है कांस्टेंट, चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता, तो C तो बाहर आ जाएगा, 1/c बाहर आगे बचा Q के रेस्पेक्ट में करना है क्या होगा Q स्क्वायर बाई 2 और लिमिट पुट करेंगे तो Q स्क्वायर बाई 2, तो वर्क डन क्या आ गया Q स्क्वायर बाय 2c। और जो ये वर्क डन होता है ये वर्क डन किसमें स्टोर होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है, क्योंकि हम अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy of conductor क्या हो जाएगा U इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2c, Q इस पे चार्ज है टोटल, C का कैपेसिटेंस, या फिर सिंस Q इक्वल्स टू क्या होता है CV, Q इक्वल्स टू CV, यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये CV का स्क्वायर अपॉन 2c, C स्क्वायर C तो एक C कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, और ये U है वो B है, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक ये हो गया, और एक और ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एक और, इस यहाँ पे CV स्क्वायर है तो CV स्क्वायर, इसको लिखते हैं CV इंटू V, और CV को वापस क्या लिख दूंगा Q, तो CV स्क्वायर क्या हो जाएगा QV के इक्वल, तो U का एक और फॉर्मूला हो जाएगा हाफ QV, ठीक है। तो Q स्क्वायर बाई 2c U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर या फिर हाफ QV, तो ये हम तीनों फॉर्मूला जो भी वैल्यूज गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई कर देंगे। तो Q और C गिवन है तो ये, C और V गिवन है तो ये, Q और V गिवन है तो वो वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा एनर्जी स्टोर इन कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा उसका। यहां पर लिखना है नेक्स्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस मतलब हम क्या कह रहे हैं, दो कंडक्टर ले लो, यहाँ पे स्फेरिकल ले लिए, तुम चाहो तो किसी भी शेप का ले सकते हो, तो दो कंडक्टर ले लिए, इस पर चार्ज है Q1, ठीक है, पोटेंशियल है इसका Q1 चार्ज है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल V1 ले लेते हैं, V1 पोटेंशियल हो गया, और इसकी साइज कुछ ना कुछ साइज है तो इसका कैपेसिटेंस भी होगा C1, तो Q1 V1 C1, ठीक है, पहले वाले कंडक्टर के लिए। स्फेरिकल है तो चाहो तो रेडियस भी कंसीडर कर सकते हो R1, अगर स्फेरिकल नहीं रहे तो रेडियस की कोई जरूरत नहीं है। फिर दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर या किसी भी शेप का Q2 चार्ज दिया, इसको चार्ज देंगे तो क्या आएगा, इस पर पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल को लिख देते हैं V2 और कैपेसिटेंस का C2 ले लेते हैं, स्फेरिकल लिया है तो रेडियस ले लेते हैं R2। अब क्या कर रहे हैं हम, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, इस पे V1 पोटेंशियल है, इस पे V2 पोटेंशियल है, इस पर C1 कैपेसिटेंस, इस पे C2 कैपेसिटेंस, दोनों की कैपेसिटेंस है। अब इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, कांटेक्ट में ला रहा हूँ, तो कांटेक्ट में ला रहे हैं तो डायरेक्टली टच कर दो या किसी वायर की हेल्प से टच कर दो, तो यहाँ वायर की हेल्प लेते हैं,
इससे एक वायर लिया, कंडक्टिंग वायर, इससे जोड़ दिया। अब ये दोनों हो गए कनेक्ट होते ही वो क्या होगा, ये दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दो कंडक्टर है, दोनों का आपस में कांटेक्ट में लाते हैं, तो क्या होता है, उनमें चार्ज फ्लो होता है। कब तक फ्लो होता है? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं रहता। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल, कैपेसिटेंस तो वही रहेगा, कैपेसिटेंस चार्ज पर या फिर पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका C1, इसका C2 वो तो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। और रेडियस भी चेंज नहीं होगी, इसकी R1 इसकी R2 रहेगी रेडियस। अब क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, या तो इससे इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है या इससे इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, दोनों का पोटेंशियल फाइनली सेम हो जाता है। तो इसका भी V हो जाता है पोटेंशियल और इसका भी V हो जाता है पोटेंशियल। अब जब चार्ज फ्लो होगा तो Q1 और Q2 चेंज होंगे। जैसे मान लो इस पर सपोज पहले था 10 कूलम, इस पे मान लो 20 कूलम। ठीक है, तो एक से दूसरे में चार्ज फ्लो होगा तो ये 10 चेंज होगा, इधर 20 भी चेंज होगा। तो चेंज होगा तो इसको लिख देंगे हम Q1 डैश और इसको लिख देंगे Q2 डैश। तो चार्जेस अब हो गए Q1 Q2 हो गए, Q1 Q2 Q1 डैश Q2 डैश में कन्वर्ट हो गए। इसको चाहो तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो वाटर वाले एग्जांपल से। जैसे मैंने क्या लिया, 2 टैंक लिए पानी के, देखिए इसमें इतना पानी भरा है। एक दूसरा टैंक लिया, बड़ा छोटा कैसे भी ले लो, ठीक है, उसमें इतना पानी भरा है। तो दोनों की लेवल अलग अलग है, लेवल अलग अलग है, मतलब इसका मतलब दोनों के पोटेंशियल अलग अलग है, चार्ज अलग अलग होंगे, कैपेसिटेंस अलग अलग होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ से वायर से जैसे कनेक्ट किया, वैसे ही मैं चाहूँ इसको कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर बीच में एक पाइप लगा दूंगा। तो पाइप लगाने से क्या होगा, वाटर फ्लो होगा। जैसे यहाँ वायर लगाने से चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, यहाँ पाइप लगाने से क्या होगा, वाटर फ्लो होगा। और कब तक वाटर फ्लो होगा, यहाँ से इससे इसमें, जब तक, इस चीज को तुम आराम से समझ सकते हो। जैसे मैं इनको कनेक्ट किया, कनेक्ट करने से क्या होगा, एक से दूसरे में वाटर फ्लो होगा। वाटर फ्लो होगा तो, और कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं रहता। तो यहाँ पर इसका लेवल ज्यादा है, मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो इससे इसमें वाटर फ्लो होता जाएगा। कब तक, जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं होता। इसका लेवल और इसका लेवल तक सेम नहीं होता, तब तक इसमें वाटर फ्लो होता रहेगा। तो ऐसे यहाँ पर भी है, वाटर मतलब चार्ज। तो चार्ज कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक दोनों का लेवल मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं रहता। तो इसका पोटेंशियल सेम नहीं रहता, और कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसकी और इसकी साइज पे कोई इफेक्ट चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो, तो पोटेंशियल सेम हो गया दोनों का, यहाँ पर एक चीज कंजर्व रहेगी। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, कोई भी एक सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम, तो यहाँ पर इस पूरे को मैं आइसोलेटेड सिस्टम लेता हूँ। ये पूरा, ये दोनों स्फीयर आइसोलेटेड है। ठीक है, तो इनमें क्या रहेगा, चार्ज हमेशा, टोटल चार्ज जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा। टोटल चार्ज मतलब इन दोनों का जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहेगा, इसका चार्ज कंजर्व रहेगा। तो इसमें हम कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई कर सकते हैं, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब टोटल चार्ज जो है, इनिशियल टोटल चार्ज और फाइनल टोटल चार्ज दोनों इक्वल रहेंगे। तो इनिशियल Q1 प्लस Q2, फाइनल Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अब Q1 को क्या लिख सकते हैं, वही स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू CV, ये फॉर्मूला था हमारा। तो Q1 को लिख सकता हूँ C1 V1, Q2 क्या लिख सकते हैं C2 V2। अब देखो Q1 डैश को क्या लिखेंगे, Q1 डैश को क्या लिखूंगा, यहाँ पर कैपेसिटेंस है C1 और पोटेंशियल हो गया V, तो C1 V। कैपेसिटेंस है C2 और पोटेंशियल हो गया V, C2 V। Q इक्वल्स टू, यहां से V कॉमन आ रहा है, V को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, C1 प्लस C2, उसको मैं अपॉन में ले आऊंगा इधर, तो V की वैल्यू आ जाएगी। तो V इक्वल्स टू मिलेगा मुझे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 मतलब ये टोटल चार्ज है, नेट चार्ज। पहले जो नेट चार्ज था, ये ऊपर नेट चार्ज है, नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस, नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस, ऐसा तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो। नेट चार्ज, टोटल दोनों का चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस। तो उससे क्या मिल जाएगा मुझे, V, जो इन दोनों का पोटेंशियल आया, जो सेम बना पोटेंशियल, तो इसको बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल।
तो ये कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा दोनों पर, कॉमन V इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, या फिर टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको चाहो तो तुम ऐसा लिख दो, नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस। उसी को ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कॉमन पोटेंशियल आ गया हमारा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर स्फेरिकल के लिए हम चाहे तो ऐसा भी फॉर्मूला बना सकते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर के लिए C को क्या लिख सकते हैं, C1 को लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन R1, और C2 को क्या लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन R2। तो यहाँ पे लिखो 4 पाई एप्सिलॉन R1, 4 पाई एप्सिलॉन R2, 4 पाई एप्सिलॉन R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन R2। तो 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा, कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो V का फॉर्मूला रेडियस की फॉर्म में R1V1 प्लस R2V2 अपन R1 प्लस R2। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई होगा, फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। तो सिर्फ स्फेरिकल कंडक्टर्स होंगे उन्हीं के लिए अप्लाई होगा ये वाला, और ये वाला सभी के लिए अप्लाई होगा, कोई भी शेप हो कोई भी साइज हो, तो इसको तुम सभी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसको सिर्फ स्फेयर दोनों स्फीयर होने चाहिए, उन्हीं के लिए अप्लाई होगा ये। ठीक है, तो ये कॉमन पोटेंशियल आ गया हमारा। इसके बाद ठीक है, रेशियो ऑफ चार्जेस, चार्जेस का रेशियो क्या होगा, तो कनेक्ट करने के बाद जो चार्ज आया Q1 डैश और Q2 डैश का रेशियो, तो Q1 डैश C1V, C2V, VV कैंसिल, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश C1 अपॉन C2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो उनके जो कैपेसिटेंस होंगे उसी रेशियो में चार्ज डिवाइड होगा, ज्यादा कैपेसिटेंस वाले को ज्यादा चार्ज मिलेगा, कम कैपेसिटेंस वाले को कम चार्ज मिलेगा। तो कैपेसिटेंस के रेशियो में चार्जेस डिवाइड होंगे। और स्फीयर के लिए हम चाहे तो इसको 4 पाई एप्सिलॉन R1 4 पाई एप्सिलॉन R2, तो ये R1 अपॉन R2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रेशियो ऑफ चार्जेस। और इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में जब चार्ज फ्लो होगा एक से दूसरे में चार्ज फ्लो होगा, मतलब इस वायर में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। जब इससे इसमें चार्ज फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा। और 10th क्लास में तुमने पढ़ा था अगर करंट फ्लो होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होगा तो कुछ क्वांटिटी जो है इसमें कन्वर्ट हो जाती है हीट में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी हीट में जाएगी, मतलब एनर्जी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वो लॉस होगी। तो लॉस इन एनर्जी भी निकालेंगे हम यहाँ पर, लॉस इन एनर्जी। तो जब भी दो कैपेसिटर्स हो गए या दो कंडक्टर्स हो गए, उनको कनेक्ट करेंगे हम, तो चार्ज फ्लो होगा, तो उसमें एनर्जी लॉस होगा। तो लॉस इन एनर्जी, तो लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस निकालते हैं इनिशियल माइनस फाइनल। पहले ज्यादा होगी शुरू में, बाद में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कितना लॉस हुआ, तो देखो एनर्जी, तो स्टोर्ड एनर्जी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो पहले वाला जो कैपेसिटर था, सॉरी कंडक्टर, उसकी एनर्जी हाफ C1V1, इसको ऐसा लिख सकते हैं, C1 उसका कैपेसिटेंस, V1 उसका पोटेंशियल था इनिशियली। ठीक है, और दूसरे वाले पर इतना, तो ये इनिशियल टोटल एनर्जी होगी माइनस फाइनल हाफ C1V², क्योंकि पोटेंशियल V हो गया, प्लस हाफ C2V²। ठीक है, अब यहाँ पे हाफ सब जगह कॉमन आ रहा है, तो चाहो तो हाफ को एक साथ बाहर लिख लो, C1V1² प्लस C2V2² माइनस, देखो यहाँ पर V² है, यहाँ भी V² कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ C1 प्लस C2 बचेगा, और V², और V का वैल्यू कॉमन पोटेंशियल क्या लिखा था हमने, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो जो V² कॉमन आएगा, उस V² की वैल्यू ये पुट कर देंगे, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व करना आता है तुम्हें तो कर सकते हैं इजीली। कैसे? देखो यहाँ C1 प्लस C2 है और यहाँ C1 प्लस C2 का स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है? C1 प्लस C2 का स्क्वायर। तो यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर, 1 पावर यहाँ बचेगा, ठीक है। और इसको हम स्क्वायर ओपन कर देंगे इस जगह पर, तो ऐसा दिखेगा ये। यहाँ पर लिख देते हैं लॉस इन एनर्जी डेल्टा ई हाफ कॉमन आ गया था। C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये एक पावर कैंसिल हो गई और इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB डिवाइड बाय C1 प्लस C2, यही होगा क्योंकि तो कैंसिल हो गया था। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। एलसीएम C1 प्लस C2 एलसीएम ले रहे हैं तो C1 प्लस C2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इससे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जिसमें माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तीनों माइनस हो जाएंगे। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2C1 C2 V1 V2, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? ये और ये, और तीनों को तुम ध्यान से देखोगे इन तीनों टर्म्स को, तो इसमें C1 C2 कॉमन आ रहा है। यहाँ भी C1 C2 है, यहाँ भी C1 C2 है और वहां पर भी C1 C2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? तो C1 C2 कॉमन ले लिया हमने, बचा क्या? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर और ये माइनस वाला 2V1 V2, तो ये देखा हुआ फॉर्मूला लग रहा होगा तुम्हें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A माइनस B का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली हमारा डेल्टा E का फॉर्मूला बन जाएगा क्या? हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ऐसा मिलता जुलता फॉर्मूला हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसी तरह का मिलता जुलता फॉर्मूला एनर्जी लॉस इन कॉलिजन, तो इलास्टिक कॉलिजन में और परफेक्टली इलास्टिक में हमने एक फॉर्मूला निकाला था एनर्जी लॉस का, ऐसा कुछ आया था हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 माइनस U2 होल स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर, और E का वैल्यू जब 0 पुट कर देते तो ऐसा ही फॉर्मूला, तो उसी के जैसा फॉर्मूला है। वहां पर वो काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हो रहा था और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस है, तो मिलता जुलता फॉर्मूला है, तो ध्यान रख सकते हो इसको भी इजीली। तो ये हमारा एनर्जी लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये लॉस इन एनर्जी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। कैपेसिटर या फिर इसको कुछ लोग कंडेंसर भी बोलते हैं, तो कंडेंसर भी बोल सकते हो। देखो कैपेसिटर क्या होगा हमारा, इसमें क्या करते हैं, कोई भी कंडक्टर है उसके कैपेसिटेंस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। उस पर चार्ज इंक्रीज नहीं करेंगे, चार्ज को क्यू को कांस्टेंट रखेंगे, उसकी साइज को भी चेंज नहीं करेंगे, ना तो साइज को चेंज कर रहे हैं ना उसके चार्ज को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को चेंज नहीं कर रहे हैं, और उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ा देंगे। तो किसी भी कंडक्टर का हम कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जांपल ऐसा लिख सकते हैं, जैसे ये कोई एक कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, इस पे चार्ज होगा, इसका पोटेंशियल होगा V, तो कैपेसिटेंस आ जाएगा Q बाय V। ये भी पोटेंशियल है। अब इसका कैपेसिटेंस C की वैल्यू को बढ़ाना है मुझे, Q को चेंज नहीं करना है, Q को नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, V को डिक्रीज करूंगा। किसको डिक्रीज करूंगा, V को।
V को मैं डिक्रीज करूंगा और V को डिक्रीज करके C को इंक्रीज कर दूंगा। देखो कैसे कर रहा हूं, मैं रख रहा हूं इसके सामने एक प्लेट, एक और, तो जैसे इसके सामने प्लेट रखूंगा तो उस प्लेट पे क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा, इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, इधर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। फिर इस पर नेट पोटेंशियल निकालूंगा दोबारा, एक तो खुद की वजह से तो आ ही रहा है इसका नेट पोटेंशियल V, फिर माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा, वो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव की वजह से ये लिख देते हैं, और प्लस क्यू की वजह से पॉजिटिव आएगा। अब मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये माइनस क्यू जो है इसके थोड़ा पास में है और प्लस वाला थोड़ा दूर है, तो माइनस वाला पास में, तो इसकी वजह से पोटेंशियल जो होगा ये नेगेटिव वाला पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होगा पॉजिटिव वाले पोटेंशियल से, तो नेगेटिव वाला पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा होगा पॉजिटिव वाले से, तो ये वाली वैल्यू फाइनली मुझे क्या मिलेगी, नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। तो इसमें से ये नेगेटिव वैल्यू क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब जो V डैश आएगा वो V डैश क्या होगा, कम होगा किससे, V से कम होगा V डैश, तो पोटेंशियल क्या हो गया, V की वैल्यू डिक्रीज, और V डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पर यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज होगा, मुझे क्या करना है, ज्यादा इंक्रीज करना है कैपेसिटेंस, ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो प्लेट है इसको मैं इस वाली साइड को अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा, और जैसे इसको अर्थ से कनेक्ट करूंगा तो ये वाला साइड वाला चार्ज, पॉजिटिव चार्ज गायब, ये सारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, जैसे हमने वहां पर एक्सप्लेन किया था, जैसे कि इस तरह से रखा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव है, इसको चार्ज दिया Q, तो इसमें माइनस क्यू इंड्यूस हो जाता है इधर, और इधर प्लस क्यू इंड्यूस हो जाता है, और फिर इसको जब आर से कनेक्ट करते हैं इसका पोटेंशियल हो जाता है 0, इसका पोटेंशियल 0 हो जाता है, इसमें कितना चार्ज बचता है, सिर्फ माइनस क्यू बचता है, ये वाला गायब हो जाता है। तो इसको हम पहले बता चुके, तो ऐसे जब इस साइड को आर से कनेक्ट करूंगा तो ये वाला चार्ज गायब हो जाएगा, तो ये वाला चार्ज गायब, तो ये वाला पोटेंशियल भी गायब, तो जो नया जो आएगा V डबल डैश वो और ज्यादा हो जाएगा, ये सॉरी और कम हो जाएगा, V की वैल्यू, V डबल डैश की वैल्यू V से और कम हो जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है, ऐड नहीं होगा कुछ भी, पहले तो ऐड ही हो रहा था, अब खाली क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, सिर्फ सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसकी वैल्यू और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, ये वैल्यू और ज्यादा डिक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, कोई भी कंडक्टर है उसकी साइज से छेड़छाड़ नहीं कर रहे, उसके चार्ज से भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे, बस क्या कर रहे हैं, उसके पास में एक कंडक्टर रख रहे हैं जिसकी एक साइड क्या है, अर्थ से कनेक्टेड है, तो इससे क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा, और इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, V की वैल्यू V डिक्रीज होगी तो C क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर के। तो ये जो शेप जो बनी ये वाली, ये पूरी शेप, इसको बोलते हैं हम कैपेसिटर, क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटर बोलते हैं। ये इस तरह की जो शेप बनी, तो कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में ऐसे बोल सकता हूँ कि दो कंडक्टर होते हैं, दो कंडक्टर में एक कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस Q, दूसरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, और दोनों के बीच में वैक्यूम ले सकते हो या कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इन दोनों को कनेक्ट नहीं करना है, ध्यान रखना, दूर दूर ही रखना है, ये आपस में से कॉन्टेक्ट में नहीं होनी चाहिए, कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों कनेक्ट हो गए तो फिर ये चार्ज स्टोर नहीं करेगा, इसकी चार्ज स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो खत्म हो जाएगी। मतलब एक तरह से तुमने क्या कर दिया कि वाटर टैंक में छेद कर दिया, तो इसमें जब भी तुम पानी भरना चाहोगे वो बह जाएगा, अगर उसमें कैपेसिटी तुमने खत्म कर दी, अगर कनेक्ट कर दोगे तो कनेक्ट नहीं करना, बीच में कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहना चाहिए, तो वैक्यूम रहेगा कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डिस्टिल्ड वाटर हो गया, ऑयल हो गया, सैंड हो गया, कुछ भी रख सकते हो, डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए, मतलब कंडक्टर नहीं होना चाहिए, चार्ज फ्लो नहीं करना चाहिए इधर से इधर, सिर्फ चार्ज क्या होना चाहिए, इंड्यूस होना चाहिए, तो चार्ज इंड्यूस होना चाहिए, बीच में से चार्ज इससे इसमें फ्लो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस वाले शेप को कंडक्टर बोलेगी, चाहे तुम प्लेट्स ले लो या कोई भी दो रैंडम कंडक्टर ले लो, एक शेप ऐसे ले ली मैंने, इसको पॉजिटिव दे दिया, एक शेप ऐसे ले ली, इसको नेगेटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लिया, इस पे प्लस Q चार्ज, इस पे माइनस Q चार्ज, ठीक है, तो इस दोनों के बीच में थोड़ा बहुत सेपरेशन है, तो इस पूरे सिस्टम को मैं कैपेसिटर बोल सकता हूँ, इस पूरे सिस्टम को क्या बोल सकता हूँ, कैपेसिटर बोल सकता हूँ। कैपेसिटर में क्या होता है, दो कंडक्टर होते हैं,
एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, और दोनों के बीच में थोड़ी बहुत डिस्टेंस होगी, दोनों को कनेक्ट नहीं करना कैपेसिटर बन गया। ठीक है, तो हम यहाँ अलग अलग टाइप के कैपेसिटर पढ़ेंगे। सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले पढ़ रहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट्स होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स, एक पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू। इसको चाहो तो मैं ऐसे बता सकते हो, यहाँ से कनेक्टेड है, इनके बीच में सेपरेशन है। अब ये प्लेट जो है, ठीक है, इन दोनों का एरिया सेम लेंगे हम, जानो इसका एरिया ए ले रहे हैं तो इसका भी ए ही होगा, दोनों का एरिया सेम ले रहे हैं, और दोनों के बीच का सेपरेशन डी। दोनों की शेप भी सेम लेंगे। तुम चाहो तो इन दोनों को स्क्वायर प्लेट बना सकते हो, मतलब ये स्क्वायर शेप में, ये वाली प्लेट, ये भी स्क्वायर शेप में। इसको चाहो तो तुम रेक्टेंगल शेप में ले लो तो ये भी रेक्टेंगल शेप में। इसको तुम सर्कुलर शेप में ले लो तो ये भी सर्कुलर शेप में। तो इसको बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो दो प्लेट्स होती है, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज, या उसके पास में अर्थ से कनेक्टेड है। एरिया दोनों का सेम है, ए, डिस्टेंस डी है। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी बोल सकता हूं, चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी और उसकी चार्ज डेंसिटी वो दोनों सेम होगी, Q अपॉन ए, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस एरिया। तो चार्ज डेंसिटी रहेगी सिग्मा इक्वल टू, एक की पॉजिटिव होगी चार्ज डेंसिटी और एक की चार्ज डेंसिटी नेगेटिव होगी, तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए। अब मुझे निकालना है इसका कैपेसिटेंस। इसका मैं क्या निकालूंगा, फॉर्मूला निकालूंगा, इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। तो कैपेसिटेंस के फॉर्मूला के लिए देखो क्या होता है, क्यू सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी। तो 400 पता है मुझे, कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, क्यू। देखो चार्ज ऑन कैपेसिटर, अगर मैं कुछ बोलूंगा कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, तो तुम्हें टोटल चार्ज नहीं बताना है, सम नहीं करना है दोनों का, प्लस क्यू माइनस क्यू सम किया 0 हो गया, ऐसा नहीं करना है। टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटर मतलब जो पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज होगा उसी को बोलेंगे हम टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटर। जो पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, उस पे जो चार्ज होगा उसी को बोलेंगे हम चार्ज ऑफ कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यू, वी क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस इसका और इसका, या फिर चाहो तो खाली इसका पोटेंशियल निकाल लो। क्यों, देखो जो v है, v इक्वल्स टू है v इस वाले का प्लस और इस वाले का नेगेटिव पोटेंशियल माइनस। इस पर पोटेंशियल निकालेंगे, इस पर इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पर पोटेंशियल कितना होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसकी वे, एक तो खुद की वे से पोटेंशियल, तो खुद की वे से पोटेंशियल ये आएगा, और एक इसकी वे से पोटेंशियल, तो इसकी वे से पोटेंशियल क्या आएगा, इतना। तो ये टोटल पोटेंशियल हो गया इस पर इतना, तो ये इसका टोटल पोटेंशियल है। और ये किससे कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो या तो मैं बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल इस वाले केस में, या फिर क्या बोल सकता हूँ, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी ये आएगा, क्यों आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्योंकि इसका पोटेंशियल इतना और ये किससे कनेक्टेड है, अर्थ से। और किसी भी कंडक्टर को अगर हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या रहता है, 0। तो इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल क्या है, 0 है, और इसका पोटेंशियल ये है। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर खाली इसका पोटेंशियल, एक ही बात है। तो अपॉन में मैं क्या बोल दूंगा, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इस प्लेट का पोटेंशियल। तो उससे क्या निकल जाएगा, Q बाई वी। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे Q का वैल्यू है, मुझे V और निकालना है, या दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो ये प्लेट्स है और प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव की तरफ जाएगी फील्ड लाइंस। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन होता है ये, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों के बीच का सेपरेशन।
यहां से यहां का डिफरेंस निकालना है, तो दोनों के बीच का सेपरेशन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बीच का, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, ठीक है। तो बीच में कोई भी पॉइंट ले लेते हैं पी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसकी वजह से भी होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। पॉजिटिव प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और नेगेटिव प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और दोनों की डायरेक्शन इधर ही आएगी। क्यों? पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन आएगी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जो प्लेट्स है कैपेसिटर के उसके बीच में कहीं पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म आएगा, क्योंकि जो प्लेट होती है तो प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसकी वजह से बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस तरफ, और नेगेटिव की वजह से भी इधर ही होगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं हम, Q बाय A, ठीक है। वैक्यूम कंसीडर कर रहे हैं इसलिए एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, यहाँ पर वैक्यूम है दोनों के बीच में। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बता देंगे। V इक्वल्स टू E इंटू डी, सिंपल ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि E यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, फॉर्मूला में भी देख सकते हो। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। सो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, देखो ये आ जाएगा C इक्वल्स टू Q बाय B। यहां से Q बाई B की वैल्यू निकालो, B को इधर ले जाओ, बाकी को इधर ले जाओ, तो बाकी को इधर ले जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, तो C का फॉर्मूला दिखेगा हमारा एप्सिलॉन नॉट A बाय D। किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस डी को हमें कम ही रखना है, ठीक है। ज्यादा डिस्टेंस रखेंगे तो सी की वैल्यू कम होगी, पास पास रखेंगे तो सी की वैल्यू ज्यादा होगी। और साथ में किस पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर वैक्यूम लिया है तो एप्सिलॉन नॉट आएगा। अगर बीच में कोई भी मीडियम डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन आ जाएगा, उसको भी लिख लेते हैं। If there is a dielectric medium, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा उसका, if there is a dielectric medium between the plates, then capacitance, उस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा C डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और इस एप्सिलॉन को लिख देंगे हम क्या, के एप्सिलॉन नॉट A बाई D, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो C डैश इक्वल्स टू वही K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। तो K टाइम्स जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालेंगे उतने टाइम्स उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ये फॉर्मूला तुम ध्यान रख सकते हो।
ठीक, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं दूसरा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर हम कैसे बनाएंगे, एक कंडक्टर लिया इस तरह से, रेडियस कुछ भी मान लो R1, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया प्लस Q, ठीक है। फिर इसके सराउंडिंग हमने ऐसे स्फेरिकल शेल बना दिया, कंसेंट्रिक शेल, मान लो। इसकी रेडियस ले लेते हैं R2। अब क्या होगा, जैसे मैं इसको लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज आएगा, नेगेटिव में इंड्यूस हो जाएगा चार्ज, इधर माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो गया, और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, प्लस Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, इसको बाहर वाले सरफेस को अर्थ से कनेक्ट कर रहा हूं, तो अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इधर प्लस Q और इधर माइनस Q। इस पे चार्ज प्लस Q है और इस पे कितना है, माइनस Q। तो दो कंडक्टर हो गए, एक ये कंडक्टर हो गया और एक ये हो गया, एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर। तो इस शेप को मैं बोल सकता हूँ स्फेरिकल कंडक्टर। ये क्या हो गया, स्फेरिकल कंडक्टर हो गया, ठीक है। अब इसका फिर कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, ठीक है। तो पहले इसको ले लेते हैं, ए ले लेते हैं इसको बी ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन कंडक्टर ए पर कितना पोटेंशियल होगा, तो उसको बता सकते हैं। एक तो खुद की वजह से प्लस Q चार्ज की वजह से खुद की वजह से पोटेंशियल आएगा, कितना आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और एक माइनस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर या किसी भी जगह पर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो आसपास जितने भी चार्जेस होते हैं सबकी वजह से पोटेंशियल को ऐड करते हैं। तो पॉजिटिव की वजह से इतना आया, और इस माइनस Q की चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल आएगा। तो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव होगा पोटेंशियल, तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसमें क्या है, ये इसके अंदर है पॉइंट, अंदर है पॉइंट, तो जितना इसका सरफेस पर होगा इस चार्ज की वजह से, माइनस Q की वजह से जितना सरफेस पर आएगा उतना अंदर भी आएगा। तो अंदर कितना आ जाएगा, KQ बाय R मतलब इसका रेडियस R2, तो इतना पोटेंशियल आ जाएगा ए का वैल्यू, ठीक है। इसमें चाहो तो तुम कॉमन ले सकते हैं कुछ वैल्यू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, एलसीएम लेंगे तो ऐसा दिखेगा। ए पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन बी क्या होगा, जल्दी बताओ। तो बी पर पोटेंशियल होगा हमारा, कैलकुलेट करो, इसकी वजह से निकालेंगे, और हमें दिख रहा है साफ साफ क्या है कि अर्थ से कनेक्टेड है, और जो भी कंडक्टर अर्थ से कनेक्टेड होता है उसका नेट पोटेंशियल 0 होता है। तो बी का पोटेंशियल 0, ए का पोटेंशियल इतना। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम बता सकते हैं इजीली, तो क्या आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, सो पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्व करो, VB का वैल्यू 0 है, तो जो VA होगा वही डिफरेंस हो जाएगा। और VA क्या लिखा था हमने, V लिखा था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। V की वैल्यू आ गई तो C भी आ जाएगा, सो C इक्वल्स टू क्या है हमारा, Q अपॉन V, यहाँ से Q बाई V की वैल्यू लिख लो, V को इधर ले आओ, बाकी सारी टर्म को इधर ले आओ, तो नीचे वाला तो ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो C का फॉर्मूला कैसे दिखेगा फाइनली, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये आ जाएगा किसका कैपेसिटेंस, आएगा किसका, इस वाले स्फेरिकल कंडक्टर का, ठीक है। अब इसमें चाहो
मीडियम डाल दो यहाँ पर। अभी तो वैक्यूम लिया है हमने स्पीच वाले स्पेस में, अगर यहाँ पर मीडियम होगा तो क्या आ जाएगा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की ओर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे स्फेरिकल कंडक्टर का भी बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाएंगे, बीच में अभी वैक्यूम है, वैक्यूम की जगह कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे, ठीक है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर भी। अब थर्ड लेते हैं एक और, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो अब स्फेरिकल की जगह सिलेंड्रिकल शेप लेंगे और उसकी वजह से निकालेंगे। इसमें भी क्या ले रहे हैं, एक वो कंडक्टिंग सिलेंडर ले रहे हैं ऐसे, ये इसकी एक्सिस, रेडियस इसके लेते हैं R1 और उसको देते हैं पॉजिटिव चार्ज, उसकी सरफेस पर आएगा +Q, ठीक है। लेंथ ले लेते हैं इसकी, लेंथ L। अब क्या कर रहे हैं, इसके वही एक कंसेंट्रिक कोएक्सियल एक सिलेंड्रिकल शेल ले रहे हैं इसके, तो ये सिलेंड्रिकल शेल बना दिया मैंने। सेम लेंथ उतनी ले रहे हैं, बस रेडियस ज्यादा ले रहे हैं इसकी R1 रेडियस और इसकी रहेगी R2। तो इस शेल जो बनाया है, इस शेल की इनर वाली सरफेस होगी, उस पे -Q चार्ज इंड्यूस होगा, और बाहर वाली सरफेस पर +Q चार्ज इंड्यूस होगा। पर बाहर वाली सरफेस को हम क्या कर देंगे, वही अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये +Q इधर -Q, ठीक है, इस पूरे पे इधर +Q और इस पे अंदर वाली पूरी सरफेस है उसमें -Q, तो ये क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो जाएगा। अब इसका फिर कैपेसिटेंस निकालना है, तो यहाँ पर वही मेथड, बीच में हम क्या करेंगे, पहले इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस लेते हैं, तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, नेगेटिव की वजह से इधर आएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, E का वैल्यू। तो सिलेंडर को हम कंसीडर कर सकते हैं वायर की तरह, वायर पे सिलेंड्रिकल होता है, तो वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था हमने, जैसे लैम्बडा इस पे चार्ज डेंसिटी थी, तो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था हमने, E = λ/2πε0r। ध्यान होगा फॉर्मूला, एक वायर है उसकी वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिखा था, ठीक है। लैम्बडा को लिख सकते हैं हम, मान लो इसकी लेंथ L है अगर, तो लैम्बडा =Q/L ऐसा लिख सकते हो। चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा Q/L E का वैल्यू। तो वायर की वजह से Q चार्ज है, L लेंथ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। तो जैसे वायर की वजह से होता है वैसे सिलेंडर की वजह से भी सेम होता है, तो सिलेंडर की वजह से और वायर की वजह से सेम, तो वायर की वजह से या सिलेंडर की वजह से r डिस्टेंस, ध्यान रखना डिस्टेंस हमेशा एक्सिस से निकालेंगे, एक्सिस से r डिस्टेंस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, कितना आएगा, इसकी वजह से आ जाएगा क्या, Q/2πε0L × r, L को पहले लिखते हैं, r को बाद में। और इसकी वजह से, शेल की वजह से क्या होगा, तो देखो ये शेल है, शेल पे चार्ज कितना भी दो, अंदर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इसको चार्ज दोगे, इस चार्ज की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। और चाहो तो गॉसियन सरफेस बना के भी निकाल सकते हो। गॉसियन सरफेस जब बनाओगे तो गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज सिर्फ +Q आएगा, -Q चार्ज गॉसियन सरफेस में नहीं आएगा। तो गॉसियन सरफेस में -Q चार्ज नहीं आएगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर -Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। सिर्फ किसकी वजह से आएगा, +Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, इसमें और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है, तो V R1 मतलब R1 रेडियस की वजह से पोटेंशियल, R2 रेडियस की वजह से पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस, इसको लिख देंगे R2 से R1 E डॉट dr। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, ऐसे लिखा था हमने। तो R1 इसकी वजह से पोटेंशियल माइनस इसकी वजह से पोटेंशियल, ठीक है, इक्वल्स टू ऐसा। E का वैल्यू पता है और देखो E की डायरेक्शन इधर है और R वेक्टर भी इधर ही आएगा, तो ये E डॉट dr को सिंपल E इंटू dr लिख सकता हूं मैं इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। तो सॉल्व करेंगे, देखो कैसा दिखेगा। E का वैल्यू पुट कर दो ये वाला यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैं फाइनली V लिख रहा हूँ, इस वैल्यू को V माइनस E की जगह पुट कर देंगे Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू R dr, और कहां से कहां तक करना है, R2 से R1, ठीक है, क्योंकि जो बाद में आता है उसकी लिमिट नीचे लिखते हैं और जो पहले आता है उसकी लिमिट ऊपर लिखते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा, V इक्वल्स टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L तो बाहर आ जाएगा, R बचेगा अपॉन में, और अपॉन में आ रहा है तो इंटीग्रेशन लॉग में जाएगा, लॉग R, लिमिट पुट करेंगे तो log R1 माइनस log R2, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ऐसा दिखेगा log R2 माइनस log R1, और log A माइनस log B क्या हो जाएगा, log A बाई B। तो ये तो क्या है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारे पास, बचा है कैपेसिटेंस निकालना, तो कैपेसिटेंस आ जाएगा फाइनली, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। सो कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q बाय V, ठीक है, तो Q बाय V की वैल्यू यहाँ से V को इधर जाएंगे, बाकी टर्म इधर आ जाएगी, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ऊपर और अपॉन में क्या आ जाएगा log R2 बाय R1। ये सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस का, इसका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट का एप्सिलॉन A बाई D, स्फेरिकल का निकाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, और फिर इसका निकाला तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log L R2 बाय R1, R2 बड़े वाले की रेडियस, R1 छोटे वाले की रेडियस। ऐसे हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं इनका, तीनों का, ठीक है। तो ये आया बाद में समझ में, तो इसका तुम फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो, जिसमें इंपॉर्टेंट है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ज्यादा क्वेश्चन उसी से बनेंगे और उसी के मोस्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को थोड़ा 2 पॉइंट और पढ़ेंगे इसमें। 2 पॉइंट्स क्या क्या होंगे, एक तो जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम डाल रहे हैं प्लेट्स के बीच में, तो उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस पे इफेक्ट निकालेंगे, और फिर फाइनली फिर कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, उस कैपेसिटेंस को निकालेंगे, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करते हुए, अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे पूरा। और एक पूरी जगह डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, बीच में थोड़ी पतली सी स्लैब डालेंगे, दोनों प्लेट्स के बीच में पतली सी स्लैब डालेंगे डाइलेक्ट्रिक की। तो उस पतली सी स्लैब डालने से क्या इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, पोटेंशियल पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर, कैपेसिटेंस पर, उसको भी फाइंड करेंगे। और उसके अलावा या फिर हम अलग अलग डाइलेक्ट्रिक डाल दें, एक पतली सी प्लेट इधर, फिर इधर, फिर इधर, आधी प्लेट डाल दी, ऐसे डाल दी, तो उससे क्या इफेक्ट होगा, तो उन सबको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए पढ़ेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है। और जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में उसमें सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही दिया हुआ है, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर नहीं है। फिर उसके बाद आगे हम और पढ़ते जाएंगे, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, अलग अलग कैपेसिटर लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। जैसे 10th क्लास में तुमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा था, रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा रहे हैं, पैरेलल में लगा रहे हैं, ऐसे कैपेसिटर्स को यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीरीज में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे, और उनका रिजल्टेंट निकालेंगे, इक्विवेलेंट क्या आएगा, ठीक है। इसके बाद 2-3 टॉपिक और बचेंगे, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और कैपेसिटर, और 1-2 टॉपिक और,
फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा नहीं कैपेसिटर, क्योंकि मोस्टली पार्ट तो इसका हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, छोटे ही जो कैपेसिटर जो बचा हुआ है हमारा, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, और जो भी तुम्हारे डाउट्स है, जो भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो तुम क्या करो, कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। डरना नहीं है, आराम से पूछना है, जो कुछ भी समझ में नहीं आया है उसको पूछना है तुम्हें, ठीक। और कोई भी तुम्हारे क्वेश्चंस की क्वेरीज हो, जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, तो उनका मैंने बता दिया लेक्चर की स्टार्टिंग में क्या करना है तुम्हें, तो ध्यान रखना है और उसको पूछना है। कोई भी जो भी चीज तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है तो उसको लेकर नहीं बैठना है, पूरा अच्छे से समझना है, बताना है, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।